नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? दोस्तों, आप सभी को पता होगा वीपीओ एग्ज़ाम की जो परीक्षा है ये दिसंबर लास्ट में संभावित है। ऐसे में आपके पास बहुत कम समय बच रहा है। टोटल मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास मोटी मोटा 1 महीने का वक्त है। जब आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज है 6 नवंबर। आज से अगर 1 महीना आप देखेंगे तो आप 6 दिसंबर तक पहुँच चुके होंगे। 4 दिन और ऐड कर लीजिए तो 10 दिसंबर में मान के चल रहा हूँ आपके पास टोटल समय जो है वो 10 दिसंबर का है। यानी कि आपके पास समय अब बहुत कम है। इस लिमिटेड समय में वीपीओ एग्ज़ाम की फ़ाइनल तैयारी कैसे की जाए, इसी पे आधारित ये वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये महसूस होगा कि आने वाले टाइम में जो आपकी पढ़ाई की दिशा और दशा है ये दोनों बदल जाएगी। यहाँ पर मैं एक फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम की भी मैं चर्चा करूँगा। इसको मैं अभी बताऊँगा आपको कैसे क्या करना होता है, कैसे आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे अभी मैं आता हूँ। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा कि आप लोग क्या करें 1 महीने तक लगातार। जैसे बहुत बच्चे पढ़ रहे होंगे, आप जैसे हज़ारों बच्चे हैं, ठीक है, वो सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि जितना समय आपको मिला है उतना ही समय आप जैसे हज़ारों बच्चों को मिला है। ऐसा नहीं है कि आपको कम समय मिला है या फिर आपको ज़्यादा समय मिला है। जितना टाइम आपके पास है उतना ही टाइम अन्य बच्चों के पास है। अब इस लिमिटेड टाइम में और गिवन टाइम में जो बच्चा मेहनत करेगा, लगातार फोकस होकर अध्ययन करेगा, उसके अंदर निरंतरता होगी, कॉन्टिन्यूटी होगी। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए 10 घंटे, कल पढ़ लिए 2 घंटे, फिर से पढ़ लिए 8 घंटे, फिर से पढ़ लिया 5 घंटे, ऐसे नहीं। जिनके अंदर कॉन्टिन्यूटी होगी, फोकस के साथ में, वो लगातार 8 घंटे ही पढ़ रहा है, लेकिन वो पर डे 8 घंटे पढ़ रहा है। कोई बच्चा 5 घंटा पढ़ रहा है लेकिन वो पर डे 5 घंटा पढ़ रहा है, तो उसके सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो 2 चीज़ें आपको पकड़नी है आने वाले 1 महीने के लिए। एक तो आपके अंदर फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आप डाइवर्ट हो जा रहे हो, ठीक है। तो फोकस होना चाहिए और दूसरा आपके अंदर कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। जो भी आपने टारगेट करना है उसको आपको पूरा करना है। ये चीज़ें आपको लगातार 1 महीने तक करनी है। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा जो आपको करनी है और कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है। अगर ये करनी और नहीं करनी वाली चीज़ों को आप आने वाले 1 महीने में अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, ठीक है। अब यहीं पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, डाइवर्ट होंगे, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, एक शब्द आपने सुना होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब होता है कि काम टालने की आदत। उनको पता है कि भाई मुझे पढ़ना है, लेकिन वो क्या करेंगे कि ठीक है 12 बजे पढ़ लेंगे। फिर 12 बज जाएगा तो सोचेंगे ठीक है कोई दिक्कत तो है नहीं, 1 बजे से पढ़ लेंगे, आधे घंटे मूवी देख लेते हैं या खाना बढ़िया खा लेते हैं या बाहर घूम के चले आते हैं, ठीक है 3 बजे से पढ़ लेंगे। शाम को फिर पता चलता है आपके पास कुल मिला के 2-3 घंटे और बचे हुए हैं। अब उस 2-3 घंटे में वो टेंशन ले लेते हैं कि यार पूरा दिन बर्बाद गया, कुछ पढ़ा ही नहीं, तो फिर इस 2-3 घंटे में क्या ही उखाड़ लेंगे। फिर वो 2-3 घंटे भी वो ख़राब कर देते हैं। ये इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। आप उसके शिकार हो चुके हैं। और दूसरी चीज़, जो बच्चे डाइवर्ट होते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, डाइवर्ट का मतलब क्या है कि वो पढ़ने बैठते हैं, वो पढ़ते भी हैं, 5 मिनट पढ़ लिया, 10 मिनट पढ़ लिया, लेकिन क्या है एक मैसेज आ गया, किसी की कॉल आ गई, व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज कर दिया पर्सनल, ठीक है, तो वहाँ से वो क्या हुआ, वो स्विच कर गए, वो डाइवर्ट कर गए। एक होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, जो पढ़ने नहीं बैठते हैं, वो टालते हैं, ठीक है अभी कर लेंगे अभी कर लेंगे। और एक टाइप होती है कैटेगरी कि वो पढ़ने बैठते हैं लेकिन वो टिकते नहीं हैं। आधे घंटे पढ़ लिए, 15 मिनट पढ़ लिए, कुछ अच्छा पढ़ लिया, कुछ लगा कि उनको बहुत मेहनत कर लिया अभी, तो उठ के चले जाते हैं घूमने टहलने के लिए। ये होता है डाइवर्जन। तीसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे, जैसे क्या होता है कि कुछ को कमजोरी होती है, कोई मोटापा से परेशान है, किसी को गैस बना रहा होता है, लंबे समय तक बैठ नहीं पाते हैं, किसी को शारीरिक और किसी को मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कत होती है, ठीक है। और लास्ट में कहूँगा सबसे बड़ी चीज़ आलस्य। जैसे अब आलस्य यहाँ पे क्या है, पढ़ाई में आलस्य नहीं होता है, लेकिन जब आप जो आप रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे होते हो उसमें आलस्य होता है। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको नहीं करना है,
ठीक है, ये जो मैंने अभी चर्चा की है 3-4 चीज़ों की, ये आपको नहीं करना। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला आपको नहीं करना है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, मीन्स काम आपको नहीं टालना है। अगर आपका समय पढ़ाई का हो रहा है, आप सुबह उठ के फ्रेश होके सारी चीज़ों को निवृत्त होने के बाद में 10 बजे अगर आपका टाइम है पढ़ने का, तो आप 10 बजे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, टालेंगे नहीं कि नहीं 11 बजे पढ़ लेंगे, 12 बजे पढ़ लेंगे, अभी वो मिलने आ रहे हैं जाके उनसे मिल लेते हैं। नहीं, आपको 10 बजे पढ़ना है तो आपको 10 बजे पढ़ना है। दूसरी चीज़, अगर आप पढ़ने बैठ गए हैं तो लगातार आपको पढ़ना है। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड फोकस। अगर आपके अंदर फोकस है तो आप लगातार पढ़ पाएंगे, अदरवाइज फिर डाइवर्ट हो जाएंगे। 15 मिनट में, 20 मिनट में आपके पास कुछ ऐसे मतलब पॉइंट्स मिल जाएंगे कि आपको नहीं पढ़ना है, ऐसे करके होता है। तो आपको क्या है, अगर आप पढ़ने बैठ गए हैं तो आप लगातार अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। 10 बजे बैठे हैं तो 12 बजे तक का एक शिफ्ट बना लीजिए, फिर 12 से लेकर 1 तक आप भोजन कर लीजिए, 1 बजे के बाद फिर 3 बजे का शिफ्ट बना लीजिए, 3 से लेकर 5 तक आप आराम कर लीजिए, फिर रात में शिफ्ट बना लीजिए। तो जो जो शिफ्ट आपने बनाया हुआ पढ़ने के लिए, उसको आप पढ़ाई के माध्यम से पूरा करेंगे। ठीक है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, डाइवर्जन हो गया। तीसरी मैंने बात की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की। अगर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका नहीं सही है, ठीक है, मानसिक रूप से बहुत सारे बच्चे बेचैन होते हैं। पढ़ने बैठ गए, उनके अंदर बेचैनी होने लगी, अरे यार होगा कि नहीं होगा, उसने इतना पढ़ा है, उसने इतना पढ़ा है, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है, मेरी भी तैयारी नहीं है, योजना पढ़ना बाकी है, अभी 1947 का अधिनियम नहीं पढ़ा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में चलने लगती हैं। इसको कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, या बोल सकते हो कि दिमाग में बहुत सारे उपज आते हैं ऐसे ऐसे करके कि बहुत सारी टेंशन ले लेते हैं वो। ये मानसिक वाली बात हो गई। शारीरिक की बात करेंगे तो किसी को बैठने में दिक्कत होती है, लॉन्ग टाइम कोई बैठ नहीं पाता है, मतलब बैठे नहीं कि तुरंत गैस बनाने लगता है, ये होने मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ है, वो इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जिनकी एज एक्चुअल में ज़्यादा है, जैसे जो 30+ है, उनको ये सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। क्योंकि 30+ वाले बच्चों के अंदर क्या होता है, डर होता है कि यार नहीं होगा तो फिर मेरा क्या होगा। और दूसरी चीज़, उनका शरीर भी जवाब देने लगता है पिछले 5-6 महीने से लगातार जो उनकी एनर्जी डाउन हो रही होती है, उस चीज़ को देखते हुए। ठीक है, तो आप समझ सकते हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और तीसरी चीज़ आलस्य। अब ये आलस्य कहाँ से आ गया, ये क्या अलग कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल अलग है। जैसे कहने का मतलब ये है कि आपने पढ़ाई करी, फिर 12 बजे का टाइम है आपका खाना बनाने का। जैसे जो बच्चे बाहर रहते हैं, अगर उनको खाना बनाना है 12 बजे के टाइम पे, अब उनको आलस्य आ रहा है, यार खाना चलो बाहर खा लेते हैं, या फिर आज ये मैगी बना के खा लेते हैं, या आज नहीं खाते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, अब ये आपको आलस्य आ रहा है, आप अपने काम से जी चुरा रहे हैं। अब उस एक पॉइंट से, उस एक आलस्य से आपका फिर आने वाला जो टाइम है पढ़ाई का, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब होने वाला है। तो जो टाइम जिसका है, समय पे आपको नहा लेना है, समय पे आपको चाय बना लेना है, समय पे आपको खाना खा लेना है, समय पे आपको सो जाना है, समय पे आपको एक्सरसाइज करनी है, इवनिंग वॉक करना है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप समय पे करेंगे, आलस से नहीं करेंगे। क्योंकि आप आलस से अपने काम में करेंगे, लेकिन उसका प्रभाव आपकी पढ़ाई पर होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। आलस से आप काम में करेंगे, बर्तन धुलने में करेंगे, लेकिन उस बर्तन धुलने का जो प्रभाव होगा, ना धुलने का प्रभाव, वो आपकी पढ़ाई पर होगा। क्योंकि जब आप पढ़ने बैठेंगे तो फिर आपके दिमाग में भी बर्तन चल रहा होगा, कपड़ा चल रहा होगा, खाना चल रहा होगा, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो आलस से नहीं करेंगे, जो काम जिस टाइम पे करना है वो काम उस टाइम पे आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, डाइवर्ट नहीं होना है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपको बना के रखना है, आलस से नहीं करना है। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ जो आपको लगातार करना है। इस आने वाले 1 महीने में आपको यही करना है। ठीक है, पहला है अनुशासन। ओके, अनुशासन आपको मेंटेन रखना है। आप अनुशासन अगर सीखना है तो आप लोग आर्मी से सीख सकते हैं, डिफेंस में जो लोग हैं उनसे सीख सकते हैं। देखिए, इन सारी चीज़ों पे मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, वहाँ पे मैं डिटेल में चर्चा करूँगा। ठीक है, आज का हमारा जो पॉइंट है वो FSP प्रोग्राम है। ठीक है, तो मैं अभी इसको मैं बता देता हूँ एक लाइन में कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है इस 1 महीने में। तो पहला आपको लगना है अनुशासन में। ठीक है, दूसरा आपके अंदर कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, लगातार काम करने की क्षमता। आज किए, बिहान किए, कल किए, परसों किए, ऐसे करके लगातार आपको काम करना है। ऐसे नहीं आज किए कल नहीं किए, ऐसे नहीं। ठीक है, इसके बाद में आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है। बहुत बच्चे जो 26, 27, 8, 19, 29 या 30 के पास पहुंच जाते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। वो दूसरों को देखते हैं तो उनको लगता है कि यार ये तो निकल जाएगा, यार मेरा टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम आ रहा है, यार मेरा तो रैंक अभी 5000 आ रहा है, तो फिर क्या होगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसे भी डाउन हो गया। अब जिस बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन है, वो मेहनत करने की एनर्जी उसके अंदर कहाँ से आएगा, वो मोटिवेट ही कैसे होगा कि वो पढ़ाई करे।
ये चीज़ें आ जाती हैं। तो जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे अपना, तो आपको पीछे से धक्का मारेगा आपका मोटिवेशन कि भाई जब सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तू कर सकता है तो तू करेगा भी, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तभी आप पढ़ने बैठेंगे। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है आपके अंदर, तो फिर आपके अंदर फिर वही होगा, जो सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई हैं वो सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। तो उन चीज़ों को नहीं लाना है, इसके लिए आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखना है, ठीक है। इसके बाद में जो सबसे रामबाण और ब्रह्मास्त्र माना जाता है किसी भी एग्ज़ाम को किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाने के लिए है, वो है आपका रिवीजन प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं यहाँ पे अभी बात करने वाला हूँ। यही हमारा एफएसपी प्रोग्राम है और यही रिवीजन आपको लगातार करना है। आप अगर इस प्रोग्राम से नहीं जुड़ रहे हैं, जैसे मैं जो यहाँ पे प्रोग्राम बनाने वाला हूँ फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम, जो कि हमारा एफएसपी प्रोग्राम होगा फॉर ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ मेंस एग्जाम, अगर आप इसमें नहीं जुड़ते हैं तो आप अपना खुद का भी रिवीजन प्रोग्राम बना लीजिए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे बैच को या मेरे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें, ऐसा नहीं है। आप खुद के रिवीजन प्रोग्राम बना के आप उसको फॉलो करके लगातार रिवीजन करके भी आप आसानी से सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ, देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इस एक महीने में यही सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कर लेगा वही सिलेक्शन पाएगा। अदरवाइज आपने बड़ी एनर्जी के साथ में, एक टाइम पे याद कीजिए जब ये फॉर्म निकला था तो आपने बड़ी एनर्जी के साथ में इस फॉर्म को फिल किया था कि भाई सिलेक्शन ले लेना है, ठीक है। उस फॉर्म को फिल किए हुए आज आपको लगभग 2 साल होने वाले हैं। इन 2 सालों में आपने ज़रा कैलकुलेट करके बताइएगा कि आपने कितना पैसा इसमें लगाया है, कितना पैसा आपने खर्च किया अभी तक। हर महीने 5-5 हज़ार रुपये, ये मैं एवरेज मान ले रहा हूँ, ठीक है। हर महीने 5-5 हज़ार रुपये आपने खर्च किया तो 2 साल में कितना हो गया, सोच सकते हो। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ ओवरव्यू, बाकी एक्स्ट्रा खर्चा तो अलग ही होता है हर बच्चे का, ठीक है। आपका जो कीमती समय है, लगभग ये मान के चलिए कि आपने 700-800 दिन, मतलब 200 साल, वो भी आपके गोल्डन पीरियड वाले, मींस ये जो 22 से 30 तक के बीच का टाइम होता है ना, ये एक साल बहुत कीमती होता है। तो वो उसमें आपने फिर 2 साल इस परीक्षा के इंतज़ार में लगाए हैं। सोचिए, सिर्फ इंतज़ार में लगाए हैं कि इसका एग्ज़ाम हो, हमने तैयारी की है इसका एग्ज़ाम हो, और वही एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट में होने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि आपका पैसा अभी तक जो आपने खर्च किया है, आपने 2 साल जो इंतज़ार किया है, और साथ में आपकी एनर्जी जो आपने इस एग्ज़ाम के पीछे लगाई है। 2 साल में ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है कुछ, आपने कुछ त्याग नहीं किया है, आप घर नहीं गए हो, ठीक है। आपने बहुत सारी कुर्बानियाँ की हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें आपने छोड़ी हुई हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इस परीक्षा में सेलेक्ट हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को पूरा करने का वक्त आ गया है, और वो वक्त यही 1 महीना है। इसी 1 महीने में आपको सारी चीज़ें कर लेनी है, जितना आपने अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ रिवीजन करना है इसी 1 महीने में, और इसी 1 महीने के बाद में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और उस एग्ज़ाम में आप टॉप करेंगे। और टॉप नहीं तो कम से कम कोशिश कीजिए कि टॉप 100 में आ पाएँ। जब ये सोच लेके अपनी पढ़ाई करने बैठेंगे तब आप एक सीट पक्की कर पाएंगे। आपका मकसद बस ये है कि मुझे एक सीट मिल जानी है, वो सीट जो है 900 रैंक पे भी हो सकता है, 1000 रैंक पे भी हो सकता है, तो फिर आपको शायद मुश्किल हो। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि मुझे टॉप 100 में आना है, मुझे इस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, लगातार मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, लगातार टेक्स्ट बुक्स या यहाँ वहाँ जितने भी हो सकते हैं उन सबको सॉल्व करना है। मेरा भी बैच चल रहा है, ठीक है, मैंने भी वीपीओ का बैच लॉन्च किया हुआ है, टेस्ट सीरीज़ का अलग बैच है। तो अगर आप चाहते हैं कि यूनिक टेस्ट सॉल्व करें, जैसे अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे जो टेस्ट दे रहे हैं वो यहाँ से कॉपी करके, या फिर बेसिक लेवल पे ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, प्रधान कब काम करता है, ये वो राज्य वित्त आयोग, ठीक है, केंद्र वित्त आयोग, निर्वाचन, ये बहुत बेसिक लेवल के प्रश्न हैं। ये भी आएंगे, निश्चित ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि हर पेपर में बहुत हाई लेवल के प्रश्न आते हैं। तो इनको मैंने स्टार्टिंग के 3 टेस्ट में कंप्लीट कर दिया है। मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ कि मैंने टेस्ट कैसे तैयार किया है। स्टार्टिंग के 3 टेस्ट में जो इजी टू मॉडरेट लेवल के प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षा में, उसको मैंने 3 टेस्ट में कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद में 4, 5, 6 3 टेस्ट मैंने दिया है, जो कि मैंने सारे क्वेश्चन खुद बनाए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन खुद बनाए हैं, या कहीं से अगर कॉपी भी लिया है इंटरनेट वगैरह से, तो बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, उनको मैंने खुद डिज़ाइन करके वहाँ पे आपको दिया है। तो ये 6 टेस्ट टोटल हो गए। इसके बाद में आने वाले टाइम में इस 1 महीने में भी आपको 4 से 5 टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल आपको 10 टेस्ट से ऊपर आपको मैं दूंगा। इन 10 टेस्ट को करने के बाद में जब आप अपना रैंक देखेंगे और आप
एक एक प्रश्न को टॉपिक वाइज जब सॉल्व कर लेंगे फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई अब कुछ रह नहीं गया है। ठीक है, मीन्स हमने इजी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया है, मॉडरेट भी किया है, और जो हाई लेवल के प्रश्न बन सकते हैं मैंने उनको भी किया है। इसके बाद में आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आएगा अगर आप सोचें कि भाई मैं इसे बैठा हूँ और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो ऐसे नहीं आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब आएगा जब आप पढ़े होंगे, आप टेस्ट में अच्छा नंबर ला रहे होंगे, आपको अपने आप पे विश्वास आ जाएगा कि भाई मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं सिलेक्शन के करीब हूँ, अगर मैंने 1 महीना मेहनत कर दिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देन आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। ये सारी चीज़ें होंगी अगर जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो आप पूरा करते हैं। FSP प्रोग्राम जो मैं यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम, यहाँ पे अगर आप जुड़ते हैं, और इसमें जुड़ना ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि आप मेरे बैच को ज्वाइन कीजिए, नहीं, मैं बस इतना कहूँगा कि आप जो टेस्ट सीरीज बैच है एटलीस्ट वो ज्वाइन कर लीजिए। फीस मैंने मात्र 99 रुपीज़ रखा हुआ है। अब आप सोच सकते हो कि 99 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज से भी मैं जोड़ रहा हूँ, और उसी 99 रुपीज़ में मैं आपको FSP प्रोग्राम से भी जोड़ रहा हूँ, जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे टास्क दिया जाएगा। वीकली या फिर 2-3 दिन पे आपको डेली इंटरेक्ट किया जाएगा लाइव। मैं आपके सामने खुद आऊँगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन जो भी आपके डाउट वगैरह होंगे वो सारी चीज़ें रखी जाएंगी। मैं आपको वहाँ पे मैं आपका खुद ऐसे ही मतलब लाइव में आपका टेस्ट लूँगा, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो वो सारी चीज़ें होने वाली है। मैंने फॉर्मेट तैयार कर रखा है, मैंने प्लान तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आगे मैं बताने वाला हूँ, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। कुछ पाने के लिए आपको समय देना होता है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि ये पहली बार मैं कर रहा हूँ, तो आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब हम एक बार, जैसा कि आपको पता है, सभी को पता है कि भाई इसका सिलेबस क्या है, लेकिन मैं एक बार इसके सिलेबस पे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस सिलेबस में एक्चुअल में है क्या। ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका भाग 1 है पाठ्यक्रम, आपका जो सिलेबस आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भाग 1 है, ठीक है। अब भाग 1 में आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था है। भाग 2 में आपका यूपी स्पेशल है जो कि 20 नंबर का रहने वाला है, और भाग 3 में आपका कंप्यूटर सेक्शन है जो कि 15 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। 65 नंबर का आपका पंचायती राज व्यवस्था है। टोटल मिलाकर आपको 100 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले हम आते हैं भाग 1 पे, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद में भाग 2 और भाग 3 पे आएंगे। तो पहले भाग 1 की चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या इन्होंने दिया है, कैसे आपको पढ़ना है और कहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने वाला है, कौन से टॉपिक को पढ़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था का जो पार्ट 1 है, इसमें एक टॉपिक है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, ठीक है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, ये जो अधिनियम है इसमें टोटल कितनी धाराएं हैं? टोटल 119 धाराएं इसमें हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में कुल मिलाकर 119 धाराएं हैं, जिसमें आपको 50 धाराओं को पढ़ना है अच्छे से, जिसमें आपको 50 धाराओं को अच्छे से पढ़ना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ धाराएं न्याय पंचायत से संबंधित हैं, और उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत अब है नहीं, तो न्याय पंचायत को इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा। बहुत सारी धाराएं न्याय पंचायत में हैं, तो इससे बहुत सारी धाराएं ऑलरेडी कट जाती हैं। आपके पास टोटल 50 धारा बचती है, ठीक है। अब ये 50 धारा जो आप देख रहे हैं, इन 50 धाराओं पर ये जो पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, ये दोनों बेस्ड है, ठीक है। जब आप ये 50 धारा पढ़ लेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 जब आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे, तो ये आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्या टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा उसको भी देख लेते हैं इसी में। भाई सब चीज़ें तो 1947 अधिनियम में है नहीं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं इनमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो कि 47 में आपको नहीं मिलेगा, जैसे परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, ये इसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था, ये दोनों टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। इसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियाँ, ये टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो समितियाँ, इसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था जो परंपरागत और ब्रिटिश कालीन रही हैं, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पंचायती राज व्यवस्था रही है, इसको आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं नंबर करके बांट देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे पंचायती जो परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायती व्यवस्था, ये मान लीजिए 1 नंबर का यहाँ से प्रश्न पूछेगा, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की जो पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ से 1 नंबर पूछेगा।
जो समितियां हैं, जैसा कि आपको पता है समितियां ढेर सारी हैं, मतलब कहने का मतलब है बलवंत राय है, एल.एम. सिंघवी है, अशोक मेहता है, ठीक है। ये जो समितियां हैं यहाँ से लगभग 2 प्रश्न पूछेगा, मान के चलिए। तो 2, एक 3 और एक 4, 4 प्रश्न ऐसे हो गए पार्ट 1 में जो कि 1947 अधिनियम में शायद ना हो, ठीक। ये कितने नंबर का आना है? 10 नंबर का आना है। तो 10 नंबर में 4 नंबर ऐसे हो गए, 4 मार्क्स ऐसे हो गए जो आप थ्योरी से पढ़ेंगे, जो कोर्स में मैंने दिया हुआ टॉपिक, जो पीडीएफ आपको दिया है वहाँ से पढ़ेंगे। और जो छात्र फ्री में पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे वीपीओ का मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। आप जाएंगे वहाँ पे तो 20-22 वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहाँ से फ्री में पढ़ सकते हैं, खुद का नोट्स बना सकते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट पार्ट 1 जो 1947 का अधिनियम है जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसको आप ज़रूर जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या पार्ट 1 टोटल पढ़ लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ऐसा इसलिए किया था मैंने क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। जैसे आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ऐसे ही इस पंचायती राज व्यवस्था का ये जो पार्ट 1 है ना, ये कॉन्सेप्ट है। जब आप पार्ट 1 पढ़ लेंगे बढ़िया से, अच्छी चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे, तो फिर आने वाले ये जो पार्ट है ना वो आपको आसान लगेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आपने कहीं से भी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन जाकर एक बार वीडियो प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और उसमें पार्ट 1 अच्छे से पढ़ लीजिए। वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अलग ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने कहा ये 4 नंबर का आपको पढ़ना है थ्योरी, ओके। इसके बाद में यहाँ पे आप आएंगे पार्ट 2 में। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था चुनौतियाँ और समाधान हैं, और ग्राम पंचायतों के अधिकार, दायित्व, कर्तव्य हैं, और ग्राम पंचायतों की समितियाँ वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कि 2 नंबर आपको थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। तो ये 2 नंबर की थ्योरी यहाँ से और 4 नंबर की थ्योरी यहाँ से ये निकल गया। तो 4 2 6 नंबर यहाँ से आपका निकल गया, ठीक है। बचा कितना? इस 20 नंबर में 6 नंबर निकल गया, तो बचा 14 नंबर, ठीक है। ये 14 नंबर आपका बचा, जो कि डायरेक्ट अधिनियम 1947 से पूछा जाएगा। यानी कि आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि अधिनियम 1947 को पढ़ने के बाद में ये 14 नंबर, यानी कि सोचिए आप अधिनियम को पढ़ने के बाद में आप कितना नंबर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अधिनियम 1947 को आपको बार बार रिपीट करना है। डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न पूछेगा कि भाई कौन सी धारा के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, या फिर धारा नहीं मेंशन करेगा तो सीधे आपको थ्योरी में से पूछ लेगा, उसी में से, ठीक है। भाई आप सारी चीज़ें वहीं से तो निकाल रहे हो, तो वहाँ से थ्योरेटिकल और धारा बेस्ड 2 तरह से प्रश्न पूछेगा। मैं आप पे बताऊँगा, अभी आता हूँ उस पर क्या करना है। देखिए, तो ये 14 नंबर ये हो गया। इसके बाद में पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, ये राज्य वित्त आयोग, केंद्र वित्त आयोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ टॉपिक यहाँ से भी 1947 धारा में 1947 अधिनियम में मेंशन है। जैसे आपका ये टॉपिक हो गया, राज्य वित्त आयोग की संरचना हो गया, ये टॉपिक हो गया, ठीक है। इसके बाद में फिर मान के चलिए कि 3 टॉपिक यहाँ से आपका अधिनियम 1947 से आना है, 3 से 4 टॉपिक। कहने का मतलब मैं आपको बता दूं मोटी मोटा, टोटल अगर मैं टोटल की बात करूं तो 20 नंबर आपका अधिनियम 1947 से पूछेगा। 20 नंबर अधिनियम 1947 से पूछने वाला, ये आप याद रखिए। अब यहाँ से देखिए, नीचे आप आएंगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, नीचे सीधे आता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होए। ये मेरा जो मैं बैच चला रहा हूँ, आपको पता होगा वीपीओ मेंस का बैच ऑलरेडी चल रहा है। इसके बाद में इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का भी बैच चल रहा है। जो छात्र प्रवर्तन कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो सभी एप्लीकेशन को एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिए, ठीक है। लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इसके बाद में फॉरेस्ट गार्ड का बैच चल रहा है, आप सभी को पता होगा। वन दरोगा में हमने बहुत अच्छा किया था, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। वन दरोगा का जो बैच था उसको मैंने अभी के लिए प्राइवेट किया हुआ है, आने वाले टाइम में उसको मैं पब्लिक कर दूंगा फिलहाल, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि वन दरोगा से जो कंटेंट है उसको उस पर मैं काम कर रहा हूँ, और वहाँ से जो अपडेटेड चीज़ें निकल सकती हैं वो मैं फॉरेस्ट गार्ड में ला रहा हूँ। बहुत अच्छा काम करने वाला हूँ फॉरेस्ट गार्ड में। ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड, अगर जो छात्र अभी कहीं से भी पढ़ रहा है उसको एक बार ज़रूर ये बैच चेक कर ले, या जो पीडीएफ वगैरह आपको मिल रहे हैं वहाँ से उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बाकी वीपीओ के बच्चों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो बच्चे पेड बैच में हैं उनको डेली बेसिस पर टेलीग्राम पर क्विज मिलता है, लगभग 35 से 40 प्रश्न वहाँ पे दिए जा रहे हैं डेली बेसिस पर। आने वाले टाइम में जब मैं आज ये एफएसटी प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ चेंज करूँगा, उन सारी चीज़ों पर अभी मैं आता हूँ, ठीक है। तो ये 3 बैच चल रहे हैं, वीपीओ मेंस का है, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का है, फॉरेस्ट गार्ड का है, और यूपी और कंप्यूटर का जो पीडीएफ है, ठीक है। यूपी और कंप्यूटर का जो पीडीएफ मटेरियल है ये आपको दिया गया है, वीडियोज़ अभी नहीं दिया गया है। वीडियोज़ भी यूपी के कुछ दिए गए हैं, वो मैंने लेखपाल के लिए पढ़ाया था, ठीक है। तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आप यूपी का वीडियो देखना चाहते हैं
तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे यूपी का प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यूपी का जो जीएस है उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर पे भी काम करना बाकी है। बाकी यूपी और कंप्यूटर का आपको बढ़िया पीडीएफ दिया गया है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च मटेरियल विद एमसीक्यू क्वेश्चंस ये आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। ये जूनियर असिस्टेंट के लिए हो गया। ओके, ठीक है। देखिए, अब मैं आपको समअप करना चाहता हूँ जो मैंने अभी तक आपको बोला है। देखिए, यहाँ पर अगर पंचायत विषय पे आप नज़र डालेंगे, ग्राम पंचायत पे, तो अधिनियम 1947 से 20 नंबर का पूछेगा, ठीक है। अधिनियम 1947 से 20 नंबर का आपसे पूछेगा, जिसमें ये अधिनियम 1947 की कितनी धाराएं हैं? 50 धाराएं हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर आप आ जाइए योजना पे आपसे 20 नंबर की योजना पूछने वाला है डायरेक्ट। यहाँ से मान के चलिए कि 20 नंबर की योजना आपसे डायरेक्ट पूछेगा। बाकी कुछ योजनाएं आप ध्यान देंगे, कुछ योजनाएं आपका यहाँ पे हैं, पार्ट 4 में भी हैं, कुछ योजनाओं को पार्ट 4 में भी पूछेगा और कुछ योजनाओं को पार्ट 3 में भी पूछेगा, ठीक है। जैसे ये ग्राम पंचायत विकास योजना है, तो पंचायत के विकास से संबंधित जो योजना आई है वो पार्ट 3 के अंतर्गत पूछ लेगा, ठीक है। ऐसे करके मैं बता रहा हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि 20 नंबर तो आपको योजना से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बाकी अन्य पार्ट में भी आपको एक आध क्वेश्चन योजना से संबंधित मिल जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि 20 से 22 प्रश्न ऐसे हैं जो डायरेक्ट योजनाओं से पूछे जाने हैं। ओके, इसके बाद में पार्ट 6 जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। पार्ट 6 पे मैंने यहाँ पे फोकस किया हुआ है क्योंकि पार्ट 6 10 नंबर का आ रहा है। 10 नंबर में आप सोचिए, जो 1969 का जन्म मृत्यु अधिनियम है 1969 वाला, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। 1969 का, इसमें टोटल आपको 32 धाराएं मिल जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ये जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है, ठीक है। इसमें आपको 32 धाराएं पढ़नी है और बाकी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको पढ़ना है। तो 10 नंबर यहाँ से मिल गया, 20 नंबर आपने योजना से उठा लिया, तो 20 10 30 हो गया, ठीक है। इसके बाद में 20 नंबर आपने 1947 की जो धारा है वहाँ से उठा लिया, 30 20 50 हो गया। अब आप देखेंगे कितना टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया, मात्र 3 पॉइंट से। यानी कि आपने 1947 का अधिनियम पढ़ा, सिर्फ आपने 1947 का अधिनियम पढ़ा, आपने योजना पढ़ा और आपने पार्ट 6 की तैयारी कर ली। इससे कितने नंबर तैयार हो गए आपके? इससे आपके 20 20 40 10 50 नंबर तैयार हो गए। बाकी जो 15 नंबर है वो 15 नंबर, बाकी जो 15 नंबर आपको दिख रहा है उसमें से 5 नंबर तो आपका पार्ट 4 ले गया, ये आपको दिख ही रहा होगा। पार्ट 4 भी तो 5 नंबर के यहाँ से आपसे पूछ रहा है, तो बचा 10 नंबर। अब ये 10 नंबर जो है वही पार्ट 3 पार्ट 2 में जो टॉपिक रिमेनिंग रह गए हैं और ये पार्ट 1 में जो स्टार्टिंग के 1-2 टॉपिक रिमेनिंग रह गए हैं वहाँ से 10 नंबर का पूछेगा। तो ये एक पूरा का पूरा फॉर्मेट है, इसी अनुसार आपको तैयारी करनी है। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है, आप देख सकते हैं, ये 20 20 40 10 50 और जो 15 नंबर आपका बच रहा है उसमें आपको ये जो पार्ट 4 है वो पढ़ना है, 5 नंबर, बचा 10 नंबर। और ये 10 नंबर जो एक आध टॉपिक, जैसे ब्रिटिश काल की पंचायत राज व्यवस्था हो गई, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था हो गई, समितियां हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्रीय वित्त आयोग हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के द्वारा वित्तीय सशक्तिकरण के लिए उपाय हो गए। ये सारी चीज़ें चुट फुट करके जो है वो 10 नंबर में पूछ लेगा आपसे। ये है आपका मार्किंग पैटर्न ऑफ पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है अभी बताते हैं। बाकी ये आपका 20 नंबर का यूपी स्पेशल है और कंप्यूटर आपका 10 नंबर का है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यूपी स्पेशल और कंप्यूटर, एक सेकंड। ओके, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर को भी मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है। 1 सेकंड। चलिए, यह है आपका यूपी स्पेशल, एक एक टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें लगभग 18 से 20 टॉपिक हैं यूपी स्पेशल में, ठीक है। और कंप्यूटर में भी आपके लगभग टोटल बन रहे हैं 16 टॉपिक, ठीक है। 16 टॉपिक कंप्यूटर में हैं और ये 19 टॉपिक इसमें हैं। एक एक टॉपिक को मैंने सेपरेट कर दिया है, 20 नंबर का ये आपसे पूछेगा और कंप्यूटर का भी आपसे सेपरेट मैंने कर दिया है, ये 15 नंबर का पूछेगा। अब इन सब का क्या करना है, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो डेली बेस पर आपको टास्क दिया जाएगा, ठीक है, वो पंचायती राज व्यवस्था, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर तीनों का दिया जाएगा, ठीक। टास्क कहाँ पे दिया जाएगा, ये आपको पब्लिक ग्रुप में दिया जाएगा, ठीक है। पब्लिक ग्रुप में दिया जाएगा। जो बच्चे अभी तक
वीपीओ का पब्लिक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर लगभग 1690 मेंबर हैं, ठीक है। यहीं पे मैं टेस्ट करा लेता हूँ शाम के समय, डेली नाइट 9 बजे टेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सभी लोग इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे डेली टास्क का जो आपका टास्क होगा वो यहीं पे दिया जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे एफएसपी प्रोग्राम से जुड़ेंगे वो टास्क देने के बाद में टास्क का जो बाद में रिजल्ट आएगा, उनका जो टेस्ट वगैरह होगा उसको एक्सेस करने को पाएंगे। और जो बच्चे एफएसपी प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं वो एटलीस्ट जो मैं टास्क दूंगा वो पढ़ के भी अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। टास्क मैं यहीं पे दूंगा, आप सभी लोग इसको यहाँ से सुबह उठिए, टास्क देख लीजिए, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए 24 घंटे के अंदर, बशर्ते आप वो टास्क कंप्लीट कर लेना। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको क्या होगा, उनका भाई शाम को टाइम टेस्ट होगा, उसका उनसे डेली कम्युनिकेशन होगा, भाई आपने काम किया कि नहीं किया, क्या आज का दिन रहा आपका, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। जैसे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे उनसे मैं इंटरेक्ट करूँगा, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछूंगा, उनसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे उनसे डेली टू डेली वार्ता की जाएगी। ये जो एफएसपी प्रोग्राम से जुड़े हुए बच्चे होंगे उनके लिए होगा। बाकी जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए यहाँ पर डेली टास्क में मैं डाल दूंगा, ठीक है। वो आप लोग यहाँ से उसको देख सकते हैं और अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे जुड़ना है इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी लोग देखिएगा क्या क्या होगा डेली बेसिस पर। तो डेली बेसिस पर आपको पंचायती राज व्यवस्था का टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का टॉपिक दिया जाएगा। टॉपिक ऐसे ही दिया जाएगा जिसको कम समय में करके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। जैसे ये अधिनियम 1947 योजना और पार्ट 6, पहले हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप 50 नंबर क्लियर कर लें। इसके बाद में यूपी स्पेशल में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा रेगुलर बेसिस पे। टॉपिक अगर बड़ा होता है तो उसको आपको 2 दिन का टाइम दे दिया जाएगा। कंप्यूटर में भी आपको एक टॉपिक पर डे दिया जाएगा। इसका मैंने रोड मैप तैयार किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें। 1 सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने तैयार किया हुआ, जैसे 10 नवंबर से अगर मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ तो अधिनियम 1947 बेसिक इंट्रो और अध्याय 1 आपको पढ़ना है। और राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत मैं आपको 3 से 4 योजनाओं का नाम बताऊंगा, वो टास्क आपको पूरा करना रहेगा, ठीक है। यूपी स्पेशल में आपको आर्ट एंड कल्चर मैं पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि प्रश्न यहाँ से ज़्यादा बनता है। तो आर्ट एंड कल्चर में आपको पहला टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। मैं टॉपिक दे दूंगा, 3 टॉपिक 3 पार्ट में इसको मैं डिवाइड करूंगा क्योंकि आर्ट एंड कल्चर काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो इसको 3 दिन में कराया जाएगा आर्ट एंड कल्चर को। और इस पे इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं यूपी SSSC के, आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न जरूर पूछता है, ठीक है। इसके बाद में कंप्यूटर में आपका जो तकनीकी विकास का टाइम पीरियड रहा है, जैसे प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, चतुर्थ एंड पंचम, ठीक है। तो ये सब पीढ़ी के कंप्यूटर आपको एक दिन में कराया जाएगा। इसी तरह से 10 के बाद में 11, 12, 13, 14 करके आपका 10 दिसंबर तक कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा, ठीक है। और उसका रेगुलर बेसिस पर एनालिसिस होगा, टेस्ट होगा और वीकली आपको फुल लेंथ टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ओलंपिक स्टडी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। और जो भी ज़रूरी डेटा होगा अगर वीडियो के माध्यम से बना के आपको देना हुआ तो वो यूट्यूब पे फ्री में डाल दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में पार्ट वाइज क्विज होगा। जैसे आपको पता है कि 6 पार्ट दिया है ना, तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं। संडे को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 6 पार्ट है। तो 6 दिन में 6 पार्ट कंप्लीट करा के 7वें दिन यानी कि संडे के दिन 6 पार्ट का मैं फुल लेंथ टेस्ट ले लूँगा। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो डेली बेसिस पर क्विज होता था इसको अब मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, ठीक है। डेली बेसिस पर जो क्विज होता था उसको रोक कर अब डेली बेसिस पर आपको पार्ट वाइज या टॉपिक वाइज टॉपिक दिए जाएंगे और उस टॉपिक वाइज का टेस्ट मैं शाम को कराऊंगा, ठीक है। और इन 6 दिन में जितने भी टेस्ट हुए होंगे उनका समअप करके मैं संडे को फुल लेंथ टेस्ट कराऊंगा, ठीक है। यही प्लान किया जा रहा है। इसके बाद में जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वीकली फुल लेंथ टेस्ट जो कि संडे को होगा, ठीक है। इसके बाद में फाइनल, आपने अभी तक बहुत जगह से पढ़ा होगा, 10 जगह का कंटेंट, 10 तरह का एरर, ये आपने अभी तक देख लिया होगा। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सब जगह पे एरर कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। जो वाईसीटी की बुक है यानी कि यूथ की जो बुक है उसमें तो ढेर सारा भर दिया है एरर। जो बच्चे सिर्फ उसी को पढ़ के जाएंगे वो कहीं ना कहीं पढ़ के तो सब जाएंगे लेकिन गलती करके आएंगे, क्योंकि वाईसीटी में बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी दिए हैं लेकिन गलती कर दिया है कहीं कहीं, ठीक है। और बाई चांस वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तब तो फिर आप गए, ऐसे हो जाएगा फिर, ठीक है। तो एरर फ्री कंटेंट को दिया जाएगा। जितना भी कंटेंट अभी तक पेड बैच में दिया गया है उसको एक बार पुनः अपडेट किया जाएगा, ठीक है। लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जाएगा, ये रात में रखा जाएगा। टाइम मैं बताऊंगा कब रखना है, मे बी चांसेस है कि 11 PM पर ये
टाइम रखा जाएगा कि 11 PM पर डेली इंटरेक्शन किया जाए या अल्टरनेट डेज पे इंटरेक्ट किया जाए। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, देखिए योजना जितना मैंने अभी तक दिया है उतना शायद किसी ने करवाया हो। ठीक है, योजना मैंने बहुत दिया है, करंट योजनाओं को देना बाकी है। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो हाल ही में चल रही हैं, पिछले 1-2 साल की योजनाओं पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, काम करने वाला हूँ, कर नहीं रहा हूँ अभी। मेरे से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ योजनाएं छूट रही हैं जो करंट की हैं, इस पर मैं काम कर रहा हूँ और ऑलरेडी बहुत सारी योजनाएं आपको दी गई हैं। जितना मैंने दिया है उतना शायद ही कहीं आपको कोई दिया हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, योजनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ मैं और यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, कुछ टॉपिक ऐसे थे स्टार्टिंग में जो मैं पढ़ा नहीं पाया था। ठीक है, मैं पढ़ा नहीं पाया था उसको। वो टॉपिक कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए। देखिए ये यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। दूसरे पार्ट में लास्ट के जो 4 टॉपिक हैं इसको पढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्रावधान, स्वरूप व शक्तियाँ और पंचायतों में निर्वाचन आरक्षण की व्यवस्था, ये 2 टॉपिक छूट गया था। और ये छूटा नहीं है, ये आपका अधिनियम 1947 में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको छोड़ा है। ठीक है, ये छूटा नहीं है, फिर भी मैं इसका एक अलग वीडियो लाने वाला हूँ। ओके, इसके बाद में पार्ट 3 में आपका 2 टॉपिक छूटा हुआ है। एक आपका छूटा हुआ है केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी भूमिका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको मैं अपडेटेड डेटा के साथ मिलाने वाला हूँ। ठीक है, इसको आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। केंद्रीय वित्त आयोग, जैसे राज्य वित्त आयोग के बारे में मैंने जो सेकंड वीडियो लाया था उस पर बहुत बच्चों ने कहा कि सर ये डेटा बहुत ही यूनिक है, अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला है। इसी तरह से केंद्रीय वित्त आयोग पर भी मैं बहुत अच्छे से काम करने वाला हूँ, अपडेटेड डेटा के साथ मैं आपके साथ आऊँगा। ठीक है, इसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जस्ट थ्योरेटिकल थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। बाकी केंद्रीय वित्त आयोग को मुझे पढ़ाना था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि मैंने पढ़ा लिया है। राज्य वित्त आयोग पढ़ा है तो उसी में मुझे लगा कि केंद्रीय वित्त आयोग को भी खत्म कर दिया है। ठीक है, चौथा पार्ट 5 नंबर का था, इसलिए 1-2 टॉपिक करके यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को छोड़ दिया था, ये मैं कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद में 5वें पार्ट में योजना को दोस्तों मैंने लेखपाल की परीक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, जितनी भी योजनाएं मैंने आपको दे रखी हैं उन सबको मैंने लेखपाल की परीक्षा में, आपको पता नहीं है, मैंने लेखपाल का जो बैच पढ़ाया था उसमें इतने बच्चों का मैसेज आया, सब लोगों ने कांग्रेचुलेसन बोला। अच्छा, मेरी आदत यह है कि मैं प्रमोशन नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं प्रमोशन लेता ही नहीं हूँ। कहने का मतलब ये है कि आजकल बहुत चल रहा है कि भाई 10 सेकंड का वीडियो बना के भेज दो, 1 मिनट का वीडियो बना के भेज दो, मैं यूट्यूब पर डालूंगा, मैं यहाँ वहाँ करूँगा। ठीक है, अपना प्रमोशन, मैं प्रमोशन नहीं कर पाता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं बता पाता हूँ कि ये पढ़ लो, मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ इससे 100% सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल पाता हूँ। बाकी बच्चों को पता है कि जो मैं कंटेंट रिसर्च करके आपके सामने लाता हूँ वो कितना मेहनत से किया गया रिसर्च होता है। आप सभी को पता होगा जिन लोगों ने बैच ज्वाइन किया है। बस मैं ये बोल नहीं पाता हूँ कि भाई यही पढ़ लो, 80% 90% यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कोई बोल सकता है ये चीज़? मे भी अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, जरा मैं ये सोचता हूँ कि अगर नहीं हुआ तो वो वाला पक्ष का क्या होगा। ठीक है, जरा वो भी सोचना होता है। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने बैच ज्वाइन किया है उन सबको पता होगा कि कितना मेहनत से कंटेंट को रिसर्च करके आप लोगों के सामने रखा जाता है। कमी कोई नहीं छोड़ी जाती है, बस श्रेय नहीं लिया जाता है। बहुत लोग श्रेय लेते हैं और अभी तक तो मैंने नहीं लिया है, लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरह से लग रहा है श्रेय लेने का टाइम भी आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। वो सब आप लोग कहेंगे तो ज़रूर किया जाएगा, जैसा आप लोग कहेंगे। सिलेक्शन होने के बाद में अगर आप लोग खुद चाहेंगे तो श्रेय देंगे, बाकी कोई बात नहीं, आगे देखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं बात कर रहा था ये जो ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्र में भूमिका है, इसमें जो पहला टॉपिक है जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो मैंने पढ़ा दिया है। एक टॉपिक आपका रह जा रहा है कि जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969, ये पढ़ाना बाकी है। इसमें 32 धाराएं, इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, ये मैं एक बार पुनः अपडेटेड कंटेंट के साथ में यूट्यूब पे पुनः आने वाला हूँ। आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। ओके, सब लोग सपोर्ट कीजिए, एक बार बहुत अच्छे से बाउंस बैक करते हैं और फाइनल सिलेक्शन करते हैं फॉर वीपीओ मेंस एग्जाम, ताबड़तोड़ पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। एफएसपी प्रोग्राम में सर जुड़े कैसे? तो एफएसपी प्रोग्राम में जुड़ने का सिंपल सा तरीका है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसका मैं कोई अलग बैच लॉन्च कर रहा हूँ, नहीं, क्योंकि ये समय बैच लॉन्च करने का नहीं है। यहाँ पर आपको बस सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करनी है। लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग का 3 टेस्ट ईजी टू मॉडरेट लेवल का, जिसमें आपके जितने भी बेसिक लेवल के प्रश्न हैं, जैसे आपने वाईसीटी की बुक उठा के देखी तो उसमें बहुत अच्छे से बेसिक लेवल के प्रश्नों को कंप्लीट करा है और वहाँ से भी मैंने अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं, मतलब जो टफ हो सकते हैं वहाँ से मैंने क्वेश्चन, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 3 टेस्ट में हुआ है। आगे के जो 4, 5, 6
7, 8, 9, 10 ये टेस्ट मैं देने वाला हूँ। जो आगे ये एकदम से यूनिक लेवल का टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें से ये 3 मैं दे चुका हूँ, ये 4 आना बाकी है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने अब तक पढ़ाई बहुत अच्छे से कर ली होगी, ठीक है, आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज मात्र और मात्र 99 रुपीज़ का है, ठीक। डायरेक्ट आपको मेरे नंबर पे पेमेंट करना होता है, ठीक है, वहीं से मैं आपको जोड़ दूंगा। यहाँ पे जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो इसी में मैं आपको एफएसपी प्रोग्राम में ऐड कर दूंगा। मीन्स एफएसपी के लिए अलग से मैं कुछ लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, बस आपसे मैं इतना कह रहा हूँ कि ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए। इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के बाद में आपको एफएसपी प्रोग्राम में मैं खुद इनरोल कर दूंगा। जो पेड बैच है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे डेली जो लाइव क्विज होता है उसमें इंटरेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, वहाँ पे मैं खुद आपको ऐड कर दूंगा। आपको ये टेस्ट सीरीज़ लेना है और इसके बाद में मैं एफएसपी प्रोग्राम में आपको टेलीग्राम पर जो प्राइवेट ग्रुप लिंक है उसको मैं आपको दे दूंगा। यही बात है, यही प्रोसेस है एफएसपी प्रोग्राम में जुड़ने का। बाकी इसका कोई अलग से बैच वगैरह नहीं मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसमें कुछ और अपडेट होता है, कुछ और आपको बताना होता है, कुछ और आपके डाउट हो, कुछ आपको पूछना हो, कुछ टॉपिक अभी तक आपका क्लियर ना हुआ हो, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, एप्लीकेशन का लिंक है, या कोई भी डाउट होता है, जो भी आपके डाउट हो सकते हैं उनको मैं कमेंट सेक्शन में पिन करूँगा। आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोग खुश रहिए, सिलेक्शन के करीब हैं, थोड़ा और मेहनत कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।